बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स में द्रव्य के तापीय गुणों लेक्चर नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट ऊष्मा के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी वस्तु का ताप बढ़ाया जाता है तो उसको ऊष्मा देनी पड़ती है। तो इसका मतलब जब किसी पदार्थ को जब हम या किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो जो दी गई ऊष्मा है वो दो बातों पर निर्भर करती है। एक, वस्तु के द्रव्यमान पर, जितना द्रव्यमान ज्यादा होगा उसको गर्म करने के लिए उतनी ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी, और दूसरा उसकी ताप वृद्धि पर, यानी ताप वृद्धि जितनी ज्यादा करनी है उसको भी उतनी ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी। तो ये बात आपको शुरुआत में इसकी डिफिनेशन लिखने के लिए समझ में आनी चाहिए कि किसी वस्तु को गर्म करने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा या दी गई ऊष्मा की मात्रा Q का जो मान होता है वो वस्तु के द्रव्यमान पर, यानी द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा Q का मान भी उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा, और ताप वृद्धि जितनी ज्यादा करनी है तो Q का मान भी उतना ही ज्यादा करना पड़ेगा, यानी ताप वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होती है। तो दो चीजों पर निर्भर करती है, अर्थात इसको मैथमेटिकल फॉर्म के तरीके से लिख सकते हैं कि Q का जो मान होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके द्रव्यमान के, और Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस वस्तु की ताप वृद्धि की। डेल्टा T क्या है? ताप में कितनी वृद्धि कर रहे हैं। ये दो चीजों पर निर्भर करती है दी गई ऊष्मा। इन दोनों समीकरणों पर मिला देते हैं हम, तो इसको क्या लिख सकते हैं? Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M इंटू डेल्टा T, ये लिखा जा सकता है दोनों समीकरणों को मिलाने पर। यहाँ पर क्या लिखना है? दोनों समीकरणों को मिलाने पर। तो जब मिला देंगे ये समीकरण बन जाएगा। अब जब इस समानुपातिक चिन्ह जब हटाते हैं तब यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं, वो कांस्टेंट यहाँ लगाया जाता है C। तो C और M डेल्टा T, ये जो C लगाया गया है इसी को हम लोग कहते हैं उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? जहां C एक नियतांक है, एक नियतांक है जिसे पदार्थ की या वस्तु की, पदार्थ की या वस्तु कुछ भी लिख सकते हैं, जिसे पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ये C के यहां तो पता चल गया C का मतलब क्या है। C जो कांस्टेंट लगाया हमने उसी को क्या कहते हैं हम लोग? उस वस्तु की या उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। अब जरा इस C का मान अगर निकाला जाए फॉर्मूला क्या निकलेगा? C इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग Q अपॉन M डेल्टा T, ये लिखा जा सकता है। ये जो सूत्र बना है C का, इस सूत्र से ही हम लोग परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? यदि M का मान अगर 1 किलोग्राम हो, यानी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो अगर 1 किलोग्राम हो, तथा जो ताप वृद्धि कर रहे हैं वो कितनी हो? केवल 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जो C का जो मान होगा किसके बराबर हो जाएगा? Q के। तो यहाँ M का मान 1 रखोगे, डेल्टा T का मान 1 रखोगे, तो C का मान किसके बराबर हो गया? Q के। अर्थात परिभाषा क्या बन जाएगी इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी? परिभाषा हम इधर लिख दे रहे हैं, अर्थात किसी एकांक वस्तु, किसी एकांक द्रव्यमान की वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर किसी एकांक द्रव्यमान की वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर वस्तु को जितनी ऊष्मा दी जाती है उसे उस वस्तु
की विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ये इसकी डिफरेंस रखते हैं इस वाले फार्मूले के तहत कि किसी एकांक द्रव्यमान की वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर वस्तु को जितनी ऊष्मा दी जाती है उसे उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ये इसकी डिफिनेशन बन जाएगी। लेकिन ये ध्यान रखना है, जरूरी नहीं है कि परिभाषा ये लिखी जाए। परिभाषा में ये भी लिख सकते हैं किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम करने के लिए जितनी वस्तु ऊष्मा उत्सर्जित करती है, समझ में आ रही है, मतलब अगर उसको ठंडा करना है तो वस्तु ऊष्मा उतनी वापस करेगी। तो अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम कर रहे हैं टेम्परेचर, तो जितनी ऊष्मा दी जाएगी वस्तु द्वारा है, ठीक है ना, या उत्सर्जित की जाएगी वस्तु द्वारा, तो उससे हम उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो दोनों तरीके से परिभाषा लिख सकते हैं। तो इसको चाहे तो हम अथवा लगा करके इसकी दूसरी भाषा भी लिख सकते हैं, अथवा एकांक द्रव्यमान की वस्तु, एकांक द्रव्यमान की वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तित मतलब घटा रहे हो चाहे बढ़ा रहे हो, परिवर्तित करने के लिए वस्तु को दी गई ऊष्मा अथवा, अगर बढ़ा रहे तो देनी पड़ेगी, अथवा वस्तु द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा को उस वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा कहते, ये डिफिनेशन भी आप लिख सकते हैं कि अगर किसी वस्तु को अगर ठंडा कर रहे हैं तो कितना करना है ठंडा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और मात्रा कितनी होनी चाहिए, 1 किलोग्राम, ठीक है ना। तो एकांक द्रव्यमान की वस्तु का ताप अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तित कर रहे हैं तो वस्तु को दी गई ऊष्मा हो अथवा उत्सर्जित ऊष्मा हो, उसकी जो मात्रा होगी उसको हम लोग विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो इससे पता चल रहा है परिभाषा से कि जिस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा जितनी ज्यादा होगी उस वस्तु को उतना ही ज्यादा गर्म करने में या ठंडा करने में ज्यादा समय लगता है, ठीक है ना। ये कह सकते हैं जिस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा इतनी ज्यादा होती है वो वस्तु उतनी ही ज्यादा ऊष्मा की अवशोषक या उत्सर्जक होती है। भाई अगर कोई अलग अलग पदार्थ कई ले लीजिए, अगर 1-1 किलोग्राम के सब लो और सबका टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना हो तो जरूरी नहीं है कि सबको बराबर ऊष्मा देनी पड़े, समझ रहे हैं, वो डिपेंड करता है उस पदार्थ की प्रकृति पर। तो अगर जिसको ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी इसका मतलब वो ज्यादा ऊष्मा का अवशोषक है, तो इसका मतलब उसके पदार्थ विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होगी, ठीक है ना। और जिसको कम ऊष्मा देनी पड़ेगी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, इसका मतलब है कि वो ऊष्मा कम अवशोषित करती है, उसका कम ऊष्मा लेकर के उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो उसका ऊष्मा का अवशोषण क्या करती है, कम करती है। ऐसे जब अवशोषण कर लिया उसमें और जब ठंडी होगी तो उतनी ही ज्यादा ऊष्मा का उत्सर्जन भी करेगी। बात क्लियर हो रही है। तो इसका मतलब है कि जिस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा जितनी ज्यादा होती है वो पदार्थ ऊष्मा का उतना ही ज्यादा अवशोषक तथा उत्सर्जक होता है। या कह सकते हैं दूसरी भाषा में जिस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा इतनी ज्यादा होती है वो पदार्थ उस पदार्थ को गर्म करने में या ठंडा होने में उतना ही ज्यादा समय लगता है। भाई ज्यादा ऊष्मा का अवशोषण करना है तो इसका ज्यादा समय लगेगा, या अवशोषण करना है ज्यादा समय लगेगा, उत्सर्जन करना है तो भी ज्यादा समय लगेगा। तो एक चीज तो ये क्लियर हो गई, विशिष्ट ऊष्मा से क्या पता चलता है कि जिस पदार्थ में ज्यादा होगी वो ऊष्मा का उतना ही ज्यादा अवशोषक या उत्सर्जक होता है। इसी कारण से जो जल होता है, जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है। जितने अभी तक ज्ञात पदार्थ है उनमें सबसे ज्यादा विशिष्ट किसमें होती है, जल की। तो जल की विशिष्ट ऊष्मा ज्यादा होने के कारण ही, क्योंकि ये जल की ज्यादा है तो इसका मतलब ये ऊष्मा का अच्छा अवशोषक भी होगा और उत्सर्जक भी ज्यादा होगा। तो यही कारण है कि जब कहीं गाड़ियों में
रेडिएटर जो लगे होते हैं गाड़ियों में, उसमें जल का प्रयोग किया जाता है। रेडिएटर जो होते हैं गाड़ी को ठंडा करने के लिए, उसमें जल का उपयोग करते हैं, ताकि जल उष्मा का ज्यादा अवशोषक होता है, ठीक है ना। या कहीं सिकाई करना होता है, किसी बॉडी में किसी अंग की सिकाई करनी होती है, तो हम लोग थैलियों में जल भर करके सिकाई करते हैं, ताकि वो देर तक उष्मा देता रहे। तो ये विशेषता होती है जल की। विशिष्ट उष्मा ज्यादा होने का, जब विशिष्ट होती कितनी है आपको ध्यान रखना है, 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, या 1 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू होती है। बाकी जितने पदार्थ होते हैं अन्य, उनकी विशिष्ट उष्मा इससे कम होती है। बात क्लियर हो गई। दूसरी बात और ये है कि जिन पदार्थों की विशिष्ट उष्मा जितनी ज्यादा कम होगी, वो उष्मा का उतना ही ज्यादा अच्छा चालक माना जाएगा। भाई जब विशिष्ट कम होगी तो कम अवशोषित करेगा, तो उष्मा का चालन ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब जिस पदार्थ की विशिष्ट उष्मा कम होती है, तो वो अच्छा उष्मा का चालक होता है। तो अगर उष्मा का अच्छा चालक लेना है, तो कौन से पदार्थ लेने पड़ेंगे, जिनकी विशिष्ट उष्मा कम हो। बात क्लियर हो गई। तांबे की विशिष्ट उष्मा बहुत कम होती है, तो उष्मा का वो अच्छा चालक माना जाता है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं विशिष्ट उष्मा के बारे में। विशिष्ट उष्मा का मतलब क्या है, अब जरा हम लोग जानते हैं इसके आगे कि विशिष्ट उष्मा का मात्रक क्या होगा, इसकी विमा का हम लोग क्या लिखते हैं, तो नोट कर लीजिए पहले। सूत्र अभी हम लोगों ने पढ़ा है, C = Q/M × ΔT। ये इसका मेन फार्मूला है विशिष्ट उष्मा का, जिसको हम लोग इस प्रकार से भी लिखते हैं, Q = mc ΔT, ठीक है। Cm ΔT कुछ भी लिख लीजिए। तो ये आपको दी गई उष्मा का ताप वृद्धि की उष्मा अगर देनी है, तो कितनी उष्मा देनी पड़ेगी, Q, और Q का मान कितना होगा, mc ΔT। m द्रव्यमान है, C विशिष्ट उष्मा उस पदार्थ की, और ΔT जो है उसमें ताप वृद्धि है। तो ये दोनों फार्मूला याद रखने। जरा इस वाले फार्मूले से हम लोग इसका मात्रक निकालेंगे। तो विशिष्ट उष्मा का मात्रक, विशिष्ट उष्मा का मात्रक SI पद्धति में, SI पद्धति में तो मात्रक है Q उष्मा है, यानी ऊर्जा का मात्रक लिखा जाएगा में जूल प्रति, यह द्रव्यमान है, जूल प्रति किलोग्राम और किलोग्राम केल्विन। आपका मात्रा लिख देंगे, तो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन होता है। SI पद्धति में अगर मात्रा लिखना है, तो आपको ये मात्रा बताना है, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। अन्य मात्रक लिख सकते हैं, क्योंकि इसके उष्मा के मात्रक भी कई एक होते हैं, और टेम्परेचर भी कई होते हैं। द्रव्यमान को भी हम लोग किलोग्राम में, कभी ग्राम में भी लिखते हैं। तो मात्रक इसके अन्य भी हो सकते हैं। विशिष्ट उष्मा के अन्य मात्रक क्या लिखे जाएंगे, इसको लिख सकते हैं हम लोग कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, अथवा किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। ये लिखा जा सकता है। अथवा और मात्रा हम लोग लिख सकते हैं इसके, अथवा जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी लिखा जा सकता है। लेकिन ये जो मात्रक लिख रहे हैं हम, ये SI पद्धति के मात्रक नहीं। SI पद्धति के मात्रक क्या लिखेंगे, सिर्फ जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। ये सब अन्य मात्रकों में आते हैं। इस तरीके से हम लोग ये मात्रक लिख सकते हैं। तो ये सब अन्य मात्रकों की श्रेणी में आए हैं। और इस तरह इसकी विमा अगर निकालनी हो, तो क्या लिखा जाएगा, विशिष्ट उष्मा का विमीय सूत्र, विशिष्ट उष्मा का विमीय सूत्र क्या लिखेंगे हम लोग, Q की विमा क्या होगी, mL² T - 2, ये ऊर्जा है, ऊर्जा की विमा होगी mL² T - 2। m द्रव्यमान है,
द्रव्यमान m हो जाएगा, ताप की जगह में क्या लिखते हैं थीटा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या बन जाएगी, m से m कैंसिल हो गया, L स्क्वायर P माइनस 2 थीटा माइनस 1, ये इसकी विमा हो जाएगी। तो विशिष्ट ऊष्मा की विमा तो लिख सकते हैं इसकी। दूसरी बात, विशिष्ट ऊष्मा ये किसी पदार्थ के लिए फिक्स वैल्यू होती है, पदार्थ के लिए फिक्स टेम्परेचर पर डिपेंड करती है वैल्यू विशिष्ट ऊष्मा की, लेकिन उसका मान बहुत कम निर्भर करता है। इस कारण से हम मानते हैं कि पदार्थ विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ पर निर्भर करती है और उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। द्रव्यमान चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, ठीक है ना। तो जरा एक लाइन लिख लेते हैं हम लोग, विशिष्ट ऊष्मा का मान, विशिष्ट ऊष्मा का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है या करती है। विशिष्ट ऊष्मा का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, करता है जब परंतु वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो विशिष्ट ऊष्मा का जो मान है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति का मतलब लोहे की अलग, तांबे की अलग, एल्युमिनियम की अलग, कॉपर की अलग, सब अलग अलग होंगी, ठीक है ना। और साथ में अगर एक ही पदार्थ है उसके मात्रा अलग अलग है, कि लोहे का अगर कोई टुकड़ा लिया हमने, वो छोटा है, बड़ा है, कुछ भी है, मोटा पतला जो भी है, उसकी विशिष्ट ऊष्मा अलग अलग नहीं होगी, वो सबकी एक ही होगी, चाहे मोटा टुकड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे पतला हो, चाहे लंबा हो, कोई भी पदार्थ हो, अगर वो पदार्थ अगर सेम है तो मात्रा पर निर्भर नहीं करती है। तो ये चीज आप ध्यान रखना है, विशिष्ट ऊष्मा का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, परंतु वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, मतलब द्रव्यमान और उसकी मात्रा पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है ना। 1 किलोग्राम का लोहे का टुकड़ा हो चाहे 10 किलोग्राम का लोहे का टुकड़ा हो, विशिष्ट ऊष्मा दोनों की सेम रहेगी, ठीक है ना। दूसरी बात इसमें एक महत्वपूर्ण और है, विशिष्ट ऊष्मा का मान जब किसी वस्तु को जब गर्म करते हैं तो प्रारंभ विशिष्ट ऊष्मा का मान ताप के साथ साथ में बढ़ता है और एक उच्च ताप पर जाकर के विशिष्ट ऊष्मा का मान नियत हो जाता है, ठीक है ना। तो ये कहा जाता है विशिष्ट ऊष्मा का मान ताप पर भी निर्भर करता है, ठीक है ना, लेकिन ताप पर, उच्च ताप पर निर्भर नहीं करती। उच्च ताप पर विशिष्ट ऊष्मा फिक्स हो जाती है, इसलिए माना जाता है कि पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा है वो ताप पर निर्भर नहीं करती है। तो लेकिन प्रारंभ में अगर स्पेशली अगर कहा जाए कि पदार्थ विशिष्ट ऊष्मा प्रारंभ में किसी पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा ताप बढ़ने पर बढ़ती है, परंतु एक उच्च ताप पर नियत हो जाती है। ये चीज आपको भी ध्यान रखना थोड़ी, कि अगर ताप, अगर कभी पूछ दिया जाए कि ताप पर बताओ विशिष्ट ऊष्मा निर्भर करती है कि नहीं करती है, तो आप प्रारंभ जब शुरू में वस्तु गर्म करना स्टार्ट करेंगे तो उसकी विशिष्ट ऊष्मा भी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। और उसके बाद एक उच्च ताप आने पर, वो अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग टेम्परेचर होता है, तो एक उच्च ताप आने पर उस पदार्थ की जो विशिष्ट ऊष्मा है वो नियत हो जाती है, यानी फिक्स हो जाती है, बढ़ती नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ग्राफ अगर खींचा जाए कि अगर इस तरह टेम्परेचर रखा जाए इस तरफ और इस तरह रखा जाए विशिष्ट ऊष्मा, तो ग्राफ इसका किस तरीके से दिखेगा। ग्राफ दिखता है कि शुरू में उसका टेम्परेचर बढ़ाने से विशिष्ट ऊष्मा का मान बढ़ता है,
पढ़ते पढ़ते फिर एक समय ऐसा आता है कि फिर वो नियत हो जाता है। तो इस तरीके का लगभग ग्राफ प्राप्त होता है ताप और विशिष्ट ऊष्मा के बीच। बात क्लियर हो गई? नोट कर लीजिए पहले। अब लोग बात करते हैं विशिष्ट ऊष्मा तथा विशिष्ट ऊष्मा मतलब सी तथा ऊष्माधारिता एस में संबंध। ये आपको एक छोटा सा फार्मूला याद रखना है कि विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्माधारिता के बीच में क्या संबंध होता है। जैसा कि हम लोग पिछले वाले वीडियो पढ़ चुके हैं कि ऊष्माधारिता का मतलब क्या होता है। विशिष्ट ऊष्मा की परिभाषा विशिष्ट ऊष्माधारिता की परिभाषा में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। ऊष्माधारिता की परिभाषा में लिखते हैं किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तित करने के लिए वस्तु को जितनी ऊष्मा दी जाती है, यह वस्तु जितनी ऊष्मा उत्सर्जित करती है, उसे उस पदार्थ की ऊष्माधारिता कहते हैं। अगर एकांक द्रव्यमान शब्द यूज करते हैं पहले तो परिभाषा बन जाती है विशिष्ट ऊष्मा की। एकांक द्रव्यमान की वस्तु का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड परिवर्तित करने के लिए वस्तु को दी गई ऊष्मा अथवा वस्तु से उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। दोनों के फार्मूले भी हम लोगों ने पढ़े थे। विशिष्ट ऊष्मा फार्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा है। विशिष्ट ऊष्मा C इक्वल होता है Q अपान M इंटू डेल्टा T। ये तो पढ़ा भी हम लोग। और ऊष्माधारिता का सूत्र हम लोगों को याद है। ऊष्माधारिता S इक्वल होता है Q अपान डेल्टा T। ये क्वेश्चन नंबर डाल लीजिए 2। दोनों फार्मूले ये परिभाषा के अनुसार दोनों फार्मूले लिखे गए हैं। अब जरा कर देते हैं दोनों को डिवाइड। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे। दोनों जरा भाग दे दीजिए। तो C अपान S इज इक्वल टू M Q अपान M डेल्टा T। इसमें डिवाइड करना है हमको तो उल्टा हो जाएगा, डेल्टा T अपॉन Q हो जाएगा। डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा। अब देखो डेल्टा T से डेल्टा T कट जाएगा, Q से Q कट जाएगा। तो C अपॉन S इक्वल टू क्या आ गया 1 अपॉन M। या लिख सकते हैं C इक्वल टू S इक्वल टू गणना करेंगे तो क्या बनेगा S इक्वल टू आ जाएगा M इंटू C। ये संबंध होता है कि विशिष्ट ऊष्मा जो होती है, विशिष्ट ऊष्मा वो द्रव्यमान के गुणा करने के बाद बन जाती है ऊष्माधारिता। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग उसको ऊष्माधारिता। S क्या है यहाँ पर ऊष्माधारिता। ऊष्माधारिता इक्वल टू लिख सकते हैं द्रव्यमान और इंटू विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा में अगर द्रव्यमान का गुणा कर देते हैं तो क्या बन जाता है ऊष्माधारिता। इस तरीके से ये दोनों में रिलेशन भी आपको याद रखना है कि अगर ऊष्माधारिता निकालनी है, विशिष्ट ऊष्मा पता है तो उसमें द्रव्यमान का गुणा कर देंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब हम लोग चीज जानते हैं कि जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो ठोस और द्रव के लिए तो एक ही प्रकार की होती है, ठीक है ना। लेकिन गैसों को जो हम 2 प्रकार से गर्म कर सकते हैं। हम लोग ने पिछले वीडियो में बताया है कि जब किसी गैस को गर्म करते हैं हम लोग तो उसकी 2 विधियां हैं। एक स्थिर आयतन रख के गर्म कर सकते हैं या तो स्थिर दाब रख के गर्म कर सकते हैं। तो इसके आधार पर जब स्थिर आयतन रख के गर्म किया जाएगा तो उसको देने वाली दी गई ऊष्मा का मान अलग होगा, और स्थिर दाब रख कर गर्म किया जाए तो उसको दी जाने वाली ऊष्मा अलग होगी। तो इस प्रकार से गैस कहा जाता है इस गैसों की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो 2 प्रकार की होती है। तो ये चीज आप ध्यान रखना है। गैसों की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, गैसों की विशिष्ट ऊष्मा 2 प्रकार की होती है।
कौन कौन से दो प्रकार हैं? पहला प्रकार है स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, और दूसरी होती है स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा समझ आ गई? तो जरा एक एक करके इसकी जरा डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं। स्थिर आयतन विशिष्ट ऊष्मा क्या मतलब है? स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर आयतन पर जो विशिष्ट ऊष्मा होती है उसका सिंबल हम लिखते हैं C और V। C तो विशिष्ट ऊष्मा का सिंबल होता ही है, और स्थिर आयतन कर देंगे तो V सफिक्स में लगा देंगे। तो ये तो सिंबल हो गया स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा का। तो परिभाषा वही हो जाएगी जो विशिष्ट ऊष्मा की मेन परिभाषा है कि एकांक द्रव्यमान की वस्तु का ताप 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा दी जाती है उसे उस पदार्थ को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। सेम वही परिभाषा, बस अंतर क्या करना है कि जब गर्म करेंगे हम ऊष्मा देंगे तो क्या स्थिर रखना है उसका आयतन। स्थिर आयतन पर यहां शब्द क्या लिखा जाएगा? स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर एकांक द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान की गैस का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर दी गई, बढ़ाने पर गैस को दी गई ऊष्मा उस गैस की स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ये डिफिनेशन आप देख सकते हैं स्थिर आयतन विशिष्ट। स्थिर आयतन कैसे रखा जाएगा कि अगर कोई बर्तन है उसमें गैस भरी हुई है और उस गैस में अगर पिस्टन लगा है और पिस्टन को अगर फिक्स कर दें कि जितना ये अगर गर्म करें इसको हम नीचे से, अगर यहाँ पर ये गर्म करा जाए बर्नर द्वारा, तो यहाँ पर जो पिस्टन को उतना ही ज्यादा दबाया जाए, पिस्टन ऊपर बढ़ने ना पाए। भाई गैस गर्म करेंगे तो गैस एक्सपेंड होगी, फैलेगी तो पिस्टन ऊपर तक खिसकेगा, उसको खिसकने ना दिया जाए। क्या होगा? पिस्टन क्या हो? पिस्टन कैसा हो? स्थिर हो, बिल्कुल ना बढ़ने पाए। जैसे जैसे बढ़ने का प्रयास करें उसको दबाते रहो ताकि ये ऊपर न खिसकने पाए, तो इस गैस का आयतन क्या होगा? कांस्टेंट रह जाएगा। अब फिर ऊष्मा देंगे तो फिर जितनी ऊष्मा दी जाएगी और गैस कितनी भरी होनी चाहिए इस पिस्टन में, इस बर्तन में 1 किलोग्राम, ठीक है ना? तो 1 किलोग्राम या एकांक द्रव्यमान की गैस का ताप 1 डिग्री से बढ़ाने पर गैस को दी गई ऊष्मा उस गैस की स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, ठीक है ना? तो ये आप डिफिनेशन लिख सकते हैं इसकी। और दूसरी डिफिनेशन अगर लिखनी है तो क्या लिखा जाएगा? अगर स्थिर आयतन की लिखनी हो, सॉरी स्थिर दाब की, तो थोड़ा चेंज कर लो। स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, तो इसका सिंबल भी चेंज हो जाएगा। स्थिर दाब पर लिखा जाएगा तो Cp, P मतलब प्रेशर, ठीक है ना? तो स्थिर दाब पर, और थोड़ा चेंज करना है, स्थिर दाब पर एकांक द्रव्यमान की गैस का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर गैस को दी गई ऊष्मा उस गैस की स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो जितनी ऊष्मा दी जाएगी, कब दी जाएगी? जब 1 किलोग्राम गैस हो,
ताप उसका 1 डिग्री से बढ़ा रहे हो और साथ में उसका दाब क्या हो, स्थिर हो। तो दाब स्थिर होने का मतलब क्या है, इसमें पिस्टन कैसा हो, चलनशील पिस्टन हो। पिस्टन स्थिर ना हो, कैसा हो, चलनशील। जैसे जैसे इसको गर्म करेंगे, जब इसका गैस एक्सपेंड होगी तो पिस्टन कैसा चलेगा, ऊपर की तरफ। ऊपर तक खिसकेगा तो क्या होगा, इसका जो प्रेशर है वो उतना ही बढ़ा रहा है, जितना अंगुली दाब है उतना ही लग रहा है। तो गैस धीरे धीरे ये फैलती जाएगी, इसका आयतन बढ़ता जाएगा। तो अगर दाब को स्थिर रख करके गैस गर्म की जा रही है तो पिस्टन ऊपर खिसकता है। ऊपर जब खिसकेगा तो ऊष्मा और देनी पड़ेगी। तो ये जो सीपी का जो मान होता है वो इसीलिए ज्यादा होता है भाई। अगर स्थिर आयतन रखा जाएगा तो ऊष्मा जो दे रहे हैं पूरी पूरी ऊष्मा किसमें खर्च हो रही है, ताप वृद्धि में। तो जल्दी से 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पहुंच जाएगा। और अगर पिस्टन को चलनशील रखेंगे तो जब हम उसको गर्म करेंगे तो ये दी जाने वाली ऊष्मा 2 भागों में खर्च होगी, एक ताप वृद्धि में, एक पिस्टन को ऊपर खिसकाने में, कार्य करने में खर्च होगी। तो इसका मतलब है कि इसको हमको 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाना है तो हमको ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ जाएगी। तभी कहा जाता है सीपी का जो मान होता है वो सीबी से अधिक होता है। स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा का मान स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा से अधिक होता है, यानी सीपी इज ग्रेटर देन सीबी होता है। बात समझ में आ रहा है कि सीपी का मान सीबी से हमेशा क्या होगा, ज्यादा रहता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नोट कीजिए इसकी परिभाषा, नोट कर लिया। अब जरा इसके फार्मूले की बात करते हैं। जब स्थिर, अगर हम बात करेंगे स्थिर आयतन पर, स्थिर आयतन पर दी गई ऊष्मा कितनी होगी, स्थिर आयतन पर दी गई ऊष्मा का जो मान आएगा Q इक्वल टू, तो क्या लिखा जाएगा, हम लोग लिखेंगे mCV डेल्टा T, ये लिखा जाएगा। यानी m तो द्रव्यमान हो गया, C हो गया स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा और उसकी ताप वृद्धि। तो स्थिर आयतन पर जो दी गई ऊष्मा होगी उसका फार्मूला क्या लिखा जाएगा, mc डेल्टा T तो होता है फार्मूला, मेन फार्मूला है। लेकिन अगर स्थिर आयतन पर ऊष्मा गर्म की जा रही गैस को तो Cv आ जाएगा, ठीक है ना। और यही अगर स्थिर दाब पर दी गई ऊष्मा कितनी होगी, तब Q का मान लिखा जाएगा mCp डेल्टा T। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि गैस के केस में केवल, बाकी द्रव और ठोस के लिए ये बात नहीं। Cp Cv गैस में ही होते हैं, ठोस और द्रव में नहीं होते। तो ये चीज ध्यान रखना, ये गैस की विशेषता बता रहे हैं कि गैस में विशिष्ट ऊष्मा 2 प्रकार की होती है। तो ये दोनों फार्मूले याद रखना है, स्थिर आयतन पर कितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी और स्थिर दाब पर कितनी ऊष्मा देनी पड़ेगी, ठीक है। नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर जानते हैं हम लोग कि मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। हेडिंग लगाएंगे मोलर विशिष्ट ऊष्मा, मोलर विशिष्ट ऊष्मा, या इसका दूसरा नाम होता है ग्राम अणुक, ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्मा। तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा से क्या मतलब है, मोलर विशिष्ट ऊष्मा मतलब होता है कि अगर गैस को हम 1 किलोग्राम देने के बजाय 1 मोल गैस ले, यानी गैस किसी पदार्थ को अगर हम ग्राम में न लेकर के या किलोग्राम में न लेकर के हम मोल में अगर लेते हैं तो उस पदार्थ की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है उसको कहते हैं हम लोग मोलर विशिष्ट ऊष्मा। क्लियर हो गए। अभी तक जो हम परिभाषा पढ़ रहे थे उसमें क्या ले रहे थे हम लोग, एकांक द्रव्यमान की गैस या एकांक द्रव्यमान का कोई पदार्थ या एकांक द्रव्यमान कोई वस्तु को द्रव्यमान में न लेकर के अगर मोल में लिया जाए किसी पदार्थ को तो उस पदार्थ जो विशिष्ट ऊष्मा होती है उसको हम लोग कहते हैं मोलर विशिष्ट ऊष्मा, या उसको ग्राम अणु विशिष्ट ऊष्मा भी कहते हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस इतना ही है केवल, बाकी और सेम सब कुछ रहेगा। तो इसकी परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे, 1 मोल भाई द्रव्यमान क्या आ जाएगा यहाँ पर मोल, 1 मोल गैस का
ताप, गैस का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। तो ये जरूरी है कि गैस के लिए डिफिनेशन हो, आप किसी पदार्थ की डिफिनेशन कह सकते हैं। तो एक मोल पदार्थ का ताप, यहाँ पदार्थ शब्द यूज कर सकते हैं। एक मोल पदार्थ का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। बात समझ में आ रही है? यानी डिफिनेशन में आपको ये तो मोलर विशिष्ट ऊष्मा तो किसी पदार्थ के लिए हो सकती है, जरूरी नहीं कि गैस के लिए हो, द्रव के लिए हो सकती है, गैस के लिए भी हो सकती है, ठोस के लिए भी हो सकती है। ठीक है ना? अब लेकिन गैसों की जब बात करेंगे हम लोग, गैसों की जो मोलर विशिष्ट ऊष्मा होती है, गैसों की मोलर विशिष्ट ऊष्मा दो प्रकार की होती है। ये बात क्लियर हो रही है यहाँ पर भाई? जैसे कि विशिष्ट ऊष्मा गैसों के 2 प्रकार की थी, उसी प्रकार से मोलर विशिष्ट ऊष्मा 2 प्रकार की होगी। क्यों होगी? क्योंकि गैस को हम चाहे 1 मोल गैस ले, चाहे 1 किलोग्राम ले, गर्म करने के तरीके 2 हो सकते हैं। इस कारण से इसकी 2 प्रकार विशिष्ट ऊष्मा होंगी। नंबर 1, स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है ना? इसका मान CV होता है। और सिंबल बुक में सी के स्मॉल लेटर बनाते हैं, इसमें कैपिटल बना देते हैं, बस अंतर इतना है केवल। और स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा, हम सीपी से लिख देंगे। तो ये तो इसके फार्मूले, परिभाषा भी दोनों बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अगर आपने स्थिर आयतन विशिष्ट ऊष्मा भाषा अगर याद कर रखी तो इसको लिख सकते हैं। बस वहां एकांक द्रव्यमान क्या लिख देंगे हम लोग? 1 मोल, और बाकी सब कुछ रह जाएगा। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे? तो स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा लिखने क्या लिखना पड़ेगा? स्थिर आयतन पर 1 मोल गैस का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस गैस की स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है ना? इसको सिंपल क्या हो जाएगा? CV। और अगर इसकी परिभाषा लिखनी है स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा की, तो क्या लिखा जाएगा? स्थिर दाब पर 1 मोल गैस का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस पदार्थ की या उस गैस की मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है ना? तो मोलर विशिष्ट स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा लिखनी हो चाहे स्थिर आयतन पर, परिभाषाएं लगभग दोनों की सेम रहेगी। थोड़ा सा डिफरेंस है, एकांक द्रव्यमान की जगह हम लोग 1 मोल गैस यूज करें। ठीक है ना? इस तरीके से ये परिभाषा तो हम लिख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में हम जानते हैं कि मोल हम निकालते कैसे हैं। अगर किसी गैस का द्रव्यमान पता हो और उसका भार पता हो तो मोल क्या निकालें, क्या फार्मूला है और क्या उसका रिलेशन है इस मोलर विशिष्ट ऊष्मा और सामान्य से विशिष्ट ऊष्मा के बीच में। तो अगर हम मान लेते हैं यदि किसी
गैस का, किसी गैस का द्रव्यमान m तथा अणुभार कैपिटल M, स्मॉल m जो है वो द्रव्यमान के सिंबल यूज किया गया, अणुभार दिखा गया कैपिटल M से, और है तो उस गैस में मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू से। तो म्यू इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, फार्मूला ध्यान रखना है m अपॉन कैपिटल M। ये तो मोल निकालने का फार्मूला होता है कि अगर किसी गैस का द्रव्यमान पता है और उसका अणुभार पता है तो द्रव्यमान बटे अणुभार कर देंगे तो क्या निकल आएगा, मोलों की संख्या। ठीक है ना भाई, जितने जिस किसी गैस का अणुभार जितना ज्यादा होता है उसको अगर ग्राम में लिखा जाए तो वो 1 मोल कहलाता है। ठीक है ना, जैसे ऑक्सीजन गैस है 32 ग्राम, 32 अणुभार होता है गैस का, ऑक्सीजन गैस का, तो 32 ग्राम वो 1 मोल के बराबर होगा। और यही अगर आपको 100 ग्राम, 200 ग्राम, 500 ग्राम जो भी गैस अगर दी जाए और कहा जाता है उसमें कितने मोल होंगे तो आपको 32 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप किसी भी पदार्थ का या किसी भी गैस का हम मोलों की संख्या निकाल सकते हैं द्रव्यमान बटे अणुभार करके। यहां से अगर हम निकालना चाहें कि m का मान कितना होगा तो क्या लिखा जाएगा, m इक्वल टू लिखा जाएगा म्यू इंटू कैपिटल M। लिखेंगे हम लोग। तो आप जरा स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर आयतन पर दी गई ऊष्मा भी हम लोगों ने पढ़ी है। दी गई ऊष्मा किसके बराबर हो गई, वो हुई थी Q इक्वल टू m c v डेल्टा T। ये तो था मान। स्थिर आयतन पर दी गई ऊष्मा Q इक्वल टू m c v डेल्टा T आ जाएगा। जरा इस m का मान यहां लगा दो तो Q का मान क्या आ जाएगा, m और m की जगह वैल्यू है, सॉरी m की जगह म्यू m और c v डेल्टा T, ये फार्मूला बनेगा। ये जो m और c v लिखे गए हैं इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं म्यू और एक c v लगा दो कैपिटल लेटर का, ये स्मॉल लेटर का c मान के चलो, ये कैपिटल लेटर का c है, म्यू c v डेल्टा T। तो ये फार्मूला होता है स्थिर आयतन पर दी गई ऊष्मा का अगर मोल में गैस ले रहे हैं तो ये जो Cv होता है, जहां जो Cv हमने क्या लिखा है, जहां जो Cv है वो किसके बराबर है, m स्मॉल cv। ये तो है ना, यहाँ पर m Cv की जगह हमने Cv लिखा है, तो Cv जो लिखा गया है ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, को स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो Cv का जो मान आता है ये विशिष्ट ऊष्मा है स्मॉल cv, और m जो होती है वो m जो है कैपिटल का अणुभार है, तो m इंटू विशिष्ट ऊष्मा कर देंगे तो क्या आ जाएगी, मोलर विशिष्ट ऊष्मा। m के ध्यान रखना है, m यहाँ पर क्या है, अणुभार है, और cv है उस स्थिर आयतन विशिष्ट ऊष्मा, और ये जो cv है वो स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो स्थिर आयतन पर दी गई ऊष्मा फॉर्मूला क्या याद रखना है, अगर मोलर विशिष्ट ऊष्मा दी गई है तो म्यू cv डेल्टा T। क्लियर हुआ। अगर इसी प्रकार से अगर स्थिर दाब पर अगर दी जाए, स्थिर दाब पर दी गई ऊष्मा तो क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर Cp हो जाएगा। फिर जरा m की वैल्यू यहाँ लगाओगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, Cp। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cp। और ये जो यहाँ पर जो लिखा है हमने Cp किसकी जगह लिखा है, जहाँ Cp मान किसके बराबर होगा, mCp की। mCp को नाम क्या दे देंगे, स्थिर दाब पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं इसको। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और
इसके आगे थोड़ी सी बात और जानना है कि मोलर विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होगा, ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए पहले। मोलर विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक, तो मात्रक हम लोग क्या लिखेंगे? मोलर विशिष्ट ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो लिखा जाता है जूल प्रति मोल केल्विन। बस आपको द्रव्यमान की जगह क्या कर देना है? मोल कर देना है। द्रव्यमान मात्रा किलोग्राम होता है, वहां किलोग्राम हटा के क्या कर देंगे? मोल। तो जूल प्रति मोल केल्विन होता है। और दूसरा डिटेल्स अभी हमने बताया कि सीपी और सीवी स्थिर दाब पर या स्थिर आयतन में जो विशिष्ट ऊष्मा होती है उसमें सीपी का जो मान होता है, सीपी का मान सीवी से अधिक होता है। रीजन हमने बताया कि अगर स्थिर दाब रखकर गर्म करेंगे तो स्थिर दाब रखेंगे तो वो जो दी गई ऊष्मा दो भागों में खर्च होगी, एक उसको गर्म करने में, ताप बढ़ाने में, और दूसरा उसको पिस्टन खिसकाने में। तो जब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तब होगा जब हमको ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी, तो इसका सीपी का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। और आयतन स्थिर कर देंगे तो जितनी ऊष्मा दी जा रही है, पूरी ताप वृद्धि में खर्च तो जल्दी से टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो कम ऊष्मा देनी पड़ेगी, तो सीवी से अधिक होता है। और कितना अधिक होता है यह ध्यान रखना है, Cp माइनस Cv इक्वल टू होता है R। R मतलब होता है क्या? यहाँ पर है गैस नियतांक। R क्या है? गैस नियतांक। और इस सूत्र को, इसका नाम भी है, इस सूत्र को मेयर का सूत्र कहते हैं। मेयर का सूत्र कहते हैं। इसका डेरिवेशन भी हम लोग आगे वाले चैप्टरों में करेंगे। जब गैसों का लगभग सिद्धांत पढ़ा जाएगा वहां पर Cp माइनस Cv इक्वल टू R, ये मेयर का सूत्र कहलाता है, इंपॉर्टेंट भी है। इसका डेरिवेशन उस वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतनी बात आपको जाननी है कि यहाँ पर Cp माइनस Cv इक्वल टू R लिखा गया, और Cp Cv, और यहाँ पर भी Cp Cv क्या लिखी हमने? मोलर विशिष्ट ऊष्माएं हैं, स्थिर दाब पर और स्थिर आयतन पर। क्लियर हो गया? इस तरीके से ये विशिष्ट ऊष्मा की पूरी जानकारी हमने दी है। हम आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास में समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हम लोग नए टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।